Hi friends, welcome to today's live session. So in today's session we are going to discuss our BRBL. दोस्तों BRBL का जो एग्जाम हुआ था जून 2023 में, इसमें कितने सवाल पूछे गए थे आज हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है क्योंकि आपको पता चल पाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं जिससे हमें प्रिपरेशन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो भी मैं आपको बताते चलूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंपल मॉर्टगेज में जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी होता है इसका पोजीशन। ऑप्शन ए कर रहा है कि मॉर्टगेजी को डिलीवर कर दिया जाता है, ऑप्शन बी कर रहा है कि मॉर्टगेजी को डिलीवर नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी कर रहा है कि मॉर्टगेजर को डिलीवर किया जाता है, ऑप्शन डी कर रहा है कि कंडीशनल होता है मॉर्टगेजर पे, वो जब सारा पेमेंट कर देगा तभी डिलीवर होगा, ऑप्शन ई कर रहा है कि मॉर्टगेजर पे कंडीशनल होता है जो लोन पे डिफॉल्ट ना करे। चलिए दोस्तों पहले एक एक ऑप्शन से समझते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है कि सिंपल मॉर्टगेज में जो है इसको पहले सिंपल भाषा में समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कार है, ठीक है, आपने क्या किया, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ एग्जांपल के माध्यम से, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो आपके पास एक कार है, आपने एक कार को अपने दोस्त को दे दिया, ठीक है, तो वो उसको तब तक यूज कर सकता है जब तक वो उसे यूज कर रहा है जब तक वो आपको पैसा ना दे दे, ठीक है। यदि वो पेमेंट करना रोक देगा तो आप उसे वापस ले सकते हैं। तो यही होता है हमारा सिंपल मॉर्टगेज। आप घर खरीदते हैं लेकिन बोरोवर तब तक रहता है, ठीक है, जब तक वो सारे एग्रीमेंट को ब्रेक ना करे। तो ये पॉइंट है। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं कि पोजीशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड टू द मॉर्टगेजी। तो दोस्तों ये इनकरेक्ट है क्योंकि सिंपल मॉर्टगेज के लिए आपको केवल प्रॉपर्टी मिलता है यदि बोरोवर डिफॉल्ट करेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी को समझिए। मॉर्टगेजर वो होता है जो ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और मतलब होता है जो प्रोवाइड करेगा, ये मतलब जो बेनिफिट ले रहा है। तो ये मॉर्टगेजी को डिलीवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। मॉर्टगेजी को डिलीवर तभी किया जाएगा जब एग्रीमेंट ब्रेक होगा। ऑप्शन बी कर रहा है कि नॉट डिलीवर टू द मॉर्टगेजी। तो दोस्तों आप ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि आप जो है लीगल ऑनरशिप रखते हैं प्रॉपर्टी का, लेकिन बोरोवर तब तक रखता है जब तक वो पेमेंट दे रहा है, ठीक है ना। जैसे हाउस का मॉर्टगेज होता है, तो जो बोरोवर है, ठीक है, जिसने घर खरीदा है, जिसने लोन लिया है, तो वो वही रहता है ना घर में। मॉर्टगेजी के पास डिलीवर होता है, ठीक है, ये मॉर्टगेजर के पास डिलीवर होता है, मॉर्टगेजी को तो डिलीवर नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये गलत है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी कर रहा है डिलीवर टू द मॉर्टगेजर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी इनकरेक्ट है कि प्रॉपर्टी आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक बोरोवर डिफॉल्ट ना करे। जहाँ तक बात है कंडीशनल की बात है, कंडीशनल ऑन मॉर्टगेजर मेकिंग द पेमेंट ऑन द टाइम। तो दोस्तों ये की पॉइंट है, यदि पेमेंट मिस करेगा तो आप पोजीशन ले सकते हैं। ये इनकरेक्ट है कि आप प्रॉपर्टी ऑन करेंगे एवन इफ दे पे ऑन द टाइम। चलिए तो इसका सही जवाब है कि ये हमारा डिलीवर नहीं होता है मॉर्टगेजी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह का मॉर्टगेज जो है, मॉर्टगेज जरूर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देख के जाइए। तो सवाल है कि किस प्रकार का मॉर्टगेज है जो कि मॉर्टगेजी को राइट देता है कि वो प्रॉपर्टी को यूज करे, राइट। विच टाइप ऑफ मॉर्टगेज गिव मॉर्टगेजी द राइट टू यूज द प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। पहला ऑप्शन है सिंपल मॉर्टगेज, दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश मॉर्टगेज, तीसरा ऑप्शन है यूसुफैक्चरी मॉर्टगेज, and fourth option is mortgage by deposit of title deed and fifth option is mortgage by conditional sale। बताइए। तो दोस्तों सिंपल मॉर्टगेज में क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ एक एक पॉइंट। सिंपल मॉर्टगेज में क्या होता है कि आपका जो लेट मी एक्सप्लेन, जो बोरोवर होता है, जो बोरोवर है, बोरोवर को ही मॉर्टगेजर बोलते हैं ना, तो जो बोरोवर है वो पोजीशन रखता है। पोजीशन किसके पास रहता है? बोरोवर के पास रहता है पोजीशन, ठीक है, प्रॉपर्टी का, और उसे यूज करता है एज यूजुअल। जो लैंडर है, जो मॉर्टगेजी है, वो राइट, उसे केवल राइट है बेचने का यदि प्रॉपर्टी को, यदि बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो। इंग्लिश मॉर्टगेज में क्या होता है, ये सिमिलर होता है सिंपल मॉर्टगेज से, लेकिन बोरोवर बेच नहीं सकता और लीज पे नहीं लगा सकता प्रॉपर्टी को बिना लैंडर के कंसेंट का, ठीक है, और अभी भी पोजीशन बोरोवर के पास ही होता है। नेक्स्ट है यूसुफैक्चरी मॉर्टगेज में क्या होता है, यहाँ पे लैंडर एक्चुअली जो है प्रॉपर्टी को यूज करता है, बोरोवर क्या करता है कि पोजीशन हैंड ओवर कर देता है, और लैंडर चाहे तो उसे रेंट पे लगा सकता है या खुद एंजॉय कर सकता है, ठीक है, रेंट और इनकम के माध्यम से। मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड में क्या होता है कि समझिए कि एक सेल हो रहा है, इसमें एक ऑप्शन है कि आप रिपर्चेज कर सकते हैं। तो बोरोवर टेक्निकली क्या करता है, प्रॉपर्टी को बेच देता है लैंडर को, लेकिन वो वापस खरीद सकता है यदि वो लोन को पे ऑफ कर दे। तब तक वो चाहे तो उस टेनेंट के रूप में रह सकता है, लेकिन उसे फुल राइट नहीं है पूरा यूज करने का। तो जहां तक इस क्वेश्चन का सवाल है कि मॉर्टगेजी को राइट टू यूज द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, तो इसका सही जवाब है यूसुफैक्चरी मॉर्टगेज। इसमें क्या होता है कि लैंडर को राइट मिलता है कि वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, बाकी इन दोनों में मॉर्टगेजर के पास राइट है
इससे भी मॉर्गेजर के पास राइट है। ठीक है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। ये जो हमारा यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज है ना, इसमें मॉर्गेजी को राइट मिलता है कि वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को यूज कर ले। दोस्तों मॉर्गेजिंग को जरूर देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे बेसिकली केस स्टडी पूछा गया था पिछले बार। तो ये देखिए, ये सवाल आपके सामने है, जून 2023 का सवाल है। लेट्स सी द क्वेश्चन दैट वी हैव। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए, मैं आपको एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ कि मान लीजिए अगले बार आपसे क्वेश्चन पूछ दे मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल पे या दूसरे मॉर्गेज टाइप पे, तो आप उसका जवाब दे पाएं। दैट इज द मेन एसेंस ऑफ दिस पार्टिकुलर वीडियो लेसन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेट एंड इट्स क्रेडिटर हैव अपॉइंटेड एन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। Which of the following is not a power of the interim resolution professional? Option A, to investigate the financial affair of the company. Option B, to manage the operation of the company. Option C, to file an application for liquidation of the company. Option D, to approve a compromise or arrangement between the company and its creditor. दोस्तों ये जो हमारा IRP होता है, जिसको हम लोग इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं, इसको IRP कहा जाता है। तो IRP को अपॉइंट किया जाता है जब कोई कंपनी अपने डेप्ट को पे नहीं कर पाती है। जब भी कोई कंपनी अपने डेप्ट को पे नहीं कर पाती है तो IRP को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो इसका एम है कि रेस्क्यू देता है, लिक्विडेट नहीं करता है। चलिए ऑप्शन ए को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है टू इन्वेस्टिगेट द फाइनेंशियल अफेयर ऑफ अ कंपनी। दोस्तों देखिए, ये क्रूशियल है IRP को कि समझना कि कंपनी का सिचुएशन क्या है। पूछ रहा है नॉट द पावर, ध्यान दीजिएगा नॉट है यहाँ पे। ठीक है ना, बहुत लोग इसको भूल जाते हैं। तो देखिए, ये जरूरी है IRP को समझना कि कंपनी का सिचुएशन क्या है और फिर उसके बेसिस पे इन्फॉर्म डिसीजन लेना। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। ऑपरेशन ऑफ द कंपनी को मैनेज करना, तो IRP जो है कंट्रोल लेता है कंपनी का, जैसे कि CEO लेते हैं ताकि उसे रनिंग रख सके और पोटेंशियली इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट करता है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, देखिए ये जो है ना फाइनल स्टेप होगा। यदि बाकी सब कुछ फेल कर गया तब जाके ये स्टेप होता है। इफ एवरीथिंग फेल्स, यदि सब कुछ फेल कर गया तब जाके हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन फाइल करते हैं कंपनी के लिक्विडेशन के लिए। ठीक है, ये फाइनल स्टेप होता है और ये एक्चुअली क्रेडिटर करता है। ये IRP का पावर बिल्कुल नहीं है। IRP ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ये कौन कर सकता है, ये क्रेडिटर कर सकता है दोस्तों। तो ये जो कर रहा है कि एप्लीकेशन फाइल करना कंपनी के लिक्विडेशन के लिए, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। समझ रहे बात को। चलिए, और लास्ट है कि टू अप्रूव अ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर। देखिए, IRP जो है नेगोशिएट कर सकता है क्रेडिटर के साथ ताकि डेब्ट को कम करवा दे या रिपेमेंट पे एग्री कर सकता है। तो ये भी सही है। तो आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, सही कौन सा नहीं है बताइए। तो सही जो यहाँ पे नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसलिए करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। देखिए, इस तरह से आपको समझना पड़ेगा IRP क्या होता है, क्रेडिटर कौन होते हैं, कि ये जो इंटरिम IRP होता है, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये होते कौन है दोस्तों। IBC टॉपिक में चले जाइए। ठीक है, ये आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, उसमें ये चीज़ डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, उसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है IBC। तो अभी तक मैंने 2 टॉपिक बताया, एक मॉर्गेजी बताया, मॉर्गेज वाला टॉपिक देखे जाइए, और दूसरा IRP को देखे जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आपको यदि इस प्रकार का BRBL का शॉर्ट कंटेंट चाहिए क्विक रिवीजन पर्पस के लिए, तो हमारे पास BRBL का कैप्सूल कोर्स है। आप इसके कंटेंट को देख सकते हैं यहाँ पे। इसके कंटेंट में दोस्तों सबसे पहले मैंने 1 लाइनर PDF डाल रखा है, जो 1 लाइनर में सारा पॉइंट है, मॉस्ट एफिशिएंट चीज़ है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल रखे हैं मैंने। उसके अलावा कैप्सूल PDF है, इसमें आप थोड़ा सा कंटेंट मॉड्यूल वाइज अरेंज है। इसमें डेली क्विजेज है प्रैक्टिस के लिए, आप सफिशिएंट क्विजेज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, MCQs डाल रखा है। तो फ्रेंड्स, और उसके अलावा सैम्पल PDF है, आप यहाँ पे आके सैम्पल PDF भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो मात्र 75 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है। ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इस पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल हो जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है BRBL के लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एंड द मोस्ट एफिशिएंट कोर्स। चलिए दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। वी आर डिस्कसिंग कंसेप्ट, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया था हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में, उसको जरा देखते हैं। सवाल था IBBI से रिलेटेड। IBBI क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको IBBI बोलते हैं। तो सवाल ये पूछा गया था कि जो हमारा IBBI है वो क्या है। ऑप्शन को देखते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इन इंडिया। ऑप्शन बी कर रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी होती है जो कि इंसॉल्वेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। ऑप्शन सी कर रहा है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैंक्रप्सी रिफॉर्म के लिए एडवोकेट करती है। ऑप्शन डी कर रहा है कि एक ट्रेड यूनियन है जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं समझता हूँ, ऑप्शन को समझाता हूँ। ऑप्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज लेट्स गो टू द फर्स्ट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इन इंडिया। देखिए दोस्तों,
ये एब्सोल्यूट करेक्ट है, क्योंकि आईवीबीआई जो है हमारा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है हमारा, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि किसके अंदर है, एमसीए के अंदर। एमसीए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली टास्क इनको दिया गया है कि वो मॉनिटर करें और रेगुलेट करें इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी प्रोसेस को भारत में। ये एक तरह के रेफरी की तरह काम करते हैं, दे एक्ट लाइक अ रेफरी, दे एक्ट लाइक अ रेफरी फॉर दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये इंश्योर करते हैं फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इन इंडिया। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी दैट प्रोवाइड इंसॉल्वेंसी सर्विस। तो ये गलत है। देखिए, प्राइवेट कंपनी होती है जो कि इंसॉल्वेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन आईवीबीआई खुद में एक इंसॉल्वेंसी, एक इसमें से एक नहीं है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट एडवोकेट फॉर बैंकरप्सी रिफॉर्म। तो दोस्तों ये भी गलत है। आईवीबीआई एक रोल प्ले करती है सजेस्ट करने में और इम्प्लीमेंट करने में रिफॉर्म को, लेकिन इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसका प्राइमरी फंक्शन है रेगुलेशन, ठीक है, एडवोकेसी नहीं, एडवोकेट करना नहीं है इसका फंक्शन, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों लास्ट ऑप्शन है ट्रेड यूनियन फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो दोस्तों ये भी नहीं है, क्योंकि आईवीबीआई एक यूनियन है, एक यूनियन प्रोफेशनल के लिए यूनियन नहीं है। आईवीबीआई ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि मॉनिटर करती है इंटायर इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम को, इसके अंदर प्रोफेशनल आते हैं। तो इसी के लिए सही जवाब जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आ गया आईवीबीआई का क्या मेन रोल है। आईवीबीआई भी टॉपिक आपका आईबीसी से ही लिया गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से, तो जरूर देख के जाइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है पूछा गया था, बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सवाल है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्सन हु टेक अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ, राइट, फॉर वैल्यू बिफोर इट्स कम ड्यू। इनमें से कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं है होल्डर को आप होल्डर इन ड्यू कोर्स मानने से, मतलब आप किसी होल्डर को होल्डर इन ड्यू कोर्स मानेंगे, इसमें से कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि होल्डर मस्ट हैव टेकन द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यूज। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि होल्डर मस्ट हैव टेकन द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ, द होल्डर मस्ट हैव टेकन द इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट बिकम ड्यू, द होल्डर मस्ट हैव हैड नोटिस द इंस्ट्रूमेंट वाज ओवरड्यू और हैड बीन डिसऑनर्ड। देखिए दोस्तों, एचडीसी यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स, शॉर्ट में एचडीसी भी कह सकते हैं, एचडीसी। तो एचडीसी का स्पेशल राइट होता है जब बात आती है पेमेंट कलेक्ट करने का किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, जैसे कोई चेक हो गया, तो एचडीसी होने के लिए आपको कुछ कंडीशन मीट करना पड़ेगा। पहला है कि इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है कि आपने मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट के लिए किसी चीज़ को ट्रेड किया, जैसे कैश को या गुड्स को, तो आप एचडीसी नहीं हो सकते यदि आपको फ्री में मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो भी नॉट कर रहा है ना, नॉट कर रहा है, तो मतलब आपने ऑब्वियसली बात है कि इंस्ट्रूमेंट को लिया है किसी वैल्यू पे, आप फ्री में तो नहीं ले सकते, ये तो सही स्टेटमेंट है। फिर दोस्तों गुड फेथ, यहाँ देखिए कीवर्ड है गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब क्या हुआ कि आप सस्पिशियस नहीं हो सकते किसी का कोई गलत है इंस्ट्रूमेंट के साथ। इसको ऐसे समझिए कि आप एक यूज्ड कार को खरीद रहे हैं, तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि आप एक एचडीसी हैं यदि आप इस बात को जान रहे हैं कि इंजन एक्सप्लोड करने वाला है। मतलब आप एज्यूम कर रहे हैं कि वो जो कार है ना वो सही तरीके से चल रहा है, वो जो चेक है ना वो गुड फेथ में लिया गया है, तो होल्डर ने इंस्ट्रूमेंट को लिया है गुड फेथ में, ये भी बहुत जरूर सही चीज़ है। नेक्स्ट है कि ऑप्शन सी कर रहा है कि बिफोर ड्यू, यहाँ देखिए लिखा हुआ है बिफोर ड्यू, यहाँ पे कीवर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इंस्ट्रूमेंट जो है अपने पेमेंट डेडलाइन को पास नहीं कर सकता। इमेजिन कीजिए कि एक चेक है जो कि अगले महीने के लिए डेट है, आज दिसंबर चल रहा है, जनवरी का डेटेड है, ठीक है, तो आप जो है एचडीसी नहीं हो सकते, आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकते यदि आप आज ही उसे कैश करवा लें, ठीक है। तो दोस्तों ये कहने का मतलब कि मस्ट हैव टेकन द इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट बिकम ड्यू, ये भी सही है। और लास्ट नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि द नोटिस ऑफ ओवरड्यू, यहाँ देखिए लिखा ओवरड्यू और डिसऑनर, इसका नोटिस देखिए ये कीवर्ड है। एक एचडीसी के पास नहीं पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट बाउंस हुआ या नहीं हुआ। यदि आप इनसफिशिएंट फंड देखते हैं किसी चेक में तो आप एचडीसी स्टेटस क्लेम नहीं कर सकते, अदरवाइज ये एक समझिए कि आपने चुराया हुआ कार खरीद लिया है, ठीक है, आपको पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, आपको क्या है नहीं पैसा, आप चेक को इनकैशमेंट कराने चले गए, तो ये कहना है कि इंस्ट्रूमेंट वाज ओवरड्यू और हैड बीन डिसऑनर्ड, ठीक है, तो ये गलत है। इसके बेसिस पे आप एचडीसी नहीं करा सकते, आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं करा सकते। तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज, इसका देखिए पूछ रहा है नॉट अ रिक्वायरमेंट, इसलिए हमारा ऑप्शन डी ही सही जवाब है, समझे। चलिए तो दोस्तों बाकी का जो क्वेश्चन है वो हमारे कैप्सूल कोर्स में अवेलेबल है और इसका एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया आपको। यदि आप इसे एक्सेस करना चाहते हैं, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है हमारे पास, तो आप हमारे कैप्सूल कोर्स में इन्वॉल्व हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है हमारे ऐप का। तो आज के लिए इतना ही। आप यदि इस तरह के और रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल प्रोवाइड यू मोर क्वेश्चन। धन्यवाद।